नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। इसमें खबरों का चुनाव इस आधार पर होगा कि या तो वो हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो, या वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ज्ञानवर्धक खबर हो, और या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर जाए। आज हम भारत की पहचान मानी जाने वाली एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत का डीएनए टेस्ट करेंगे जिसे दुनिया में भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी कहा जाता है। हम जिस भारतीय धरोहर का आज डीएनए टेस्ट करेंगे वो देश की शान ताजमहल है, जिसे भारत की वास्तुकला में बहुत ऊंचा दर्जा हासिल है। और अक्सर ये कहा जाता है कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक वो जिन्होंने ताजमहल को देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताजमहल को नहीं देखा। ताजमहल देखने वाले अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं और ना देखने वाले इसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं। ताजमहल को भारत की शान माना जाता है। देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद भी हमेशा ताजमहल ही होता है। लेकिन इस इमारत की जो अनदेखी आज हो रही है, उसे देखकर आपके दिल को गहरी चोट लग सकती है। ताजमहल के इन्हीं जख्मों का आज हम डीएनए टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि ताजमहल कैसे धीरे धीरे अब गिर रहा है, धीरे धीरे झड़ रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे दुश्मनों से देश की सुरक्षा के दावे पानी के तेज बहाव में बह गए हैं। जी न्यूज की टीम ने पंजाब में भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे इलाकों का एक ऑन द स्पॉट विश्लेषण किया है। हमारी टीम ने पाकिस्तान से सटी सीमा पर जो हालात देखे वो देश को चिंता में डाल सकते हैं, क्योंकि पंजाब से सटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित नदियों में आई बाढ़ की वजह से कई किलोमीटर तक कटीली तारों की दीवारें, जिन्हें हम फेंसिंग भी कहते हैं, वो पानी के तेज बहाव में बह चुकी हैं, जिसकी वजह से सीमा पर कई ऐसे पॉइंट्स बन चुके हैं जहां कोई भी आतंकवादी अब आसानी से पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में दाखिल हो सकता है। ये वही इलाका है जहां से दाखिल होकर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। हमें देश की सुरक्षा की चिंता है और इसीलिए हम सिस्टम को कड़वा इंजेक्शन देने वाला ये विश्लेषण आज करेंगे। इसके अलावा हम आपके पूरे परिवार से जुड़ी एक सामाजिक खबर का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। अगर आपके घर में छोटे बच्चे और युवा हैं और इन बच्चों को इंटरनेट की लत है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स यानी सोशल मीडिया की लत आपके बच्चों को सामाजिक तौर पर बीमार बना रही है। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव को पीडब्ल्यूडी छोड़कर सभी विभाग लौटा दिए गए हैं। पहले वो 9 विभागों के मंत्री थे, अब 13 विभागों के मंत्री होंगे। पीडब्ल्यूडी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने पास ही रखेंगे। मैं चाचा के घर गया था, प्रदेश देश के घर थोड़ी गया। अखिलेश यादव को पार्टी के संसदीय बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। टिकट बंटवारे का फैसला संसदीय बोर्ड ही लेता है। साथ ही अखिलेश पार्टी की यूथ विंग के भी प्रभारी बने रहेंगे। आज सुबह अखिलेश के समर्थकों ने हंगामा किया और अखिलेश यादव को फिर से समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग की। मान भी जाओ अरे भगवान, हमारे मुख्यमंत्री जी को उनका प्रदेश अध्यक्ष लौटा दो हमारे भगवान। हालांकि मुलायम सिंह ने हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं को डांटा और कहा कि परिवार का मामला है, मैं सुलझा लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 66वें जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम हुए। पीएम ने आज सबसे पहले अहमदाबाद में अपनी मां से आशीर्वाद लिया। उसके बाद नवसारी में सामाजिक अधिकारिता शिविर में दिव्यांग बच्चों को जरूरत की चीजें बांटी। एक राजा था, उनका नाम दशरथ था। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कई। इससे पहले पीएम मोदी खुली जिप्सी में सवार होकर दाहोद पहुंचे थे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। एक तरह से वो इस धरती पर भारत माता के लिए भगवान के एक वरदान है। दीर्घायु हो, शतायु हो, शताधिक आयु हो, वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, शतायु हो, जीवेद सरदा सतम, और हमारे देश की जनता की सेवा करते रहें।
आज ही पीएम मोदी ने गुजरात के लिमखेड़ा में आदिवासी विकास के लिए योजनाओं की शुरुआत भी की। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा आज सुबह उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंच गए। उन्हें कुछ वक्त तक गेट पर ही इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में दोनों को अंदर जाने दिया गया, लेकिन एलजी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। दोनों मंत्री इस बात से नाराज थे कि उनके रहते एलजी ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फिनलैंड से वापस आने के लिए कह दिया। उन्होंने बोला अभी जैन साहब को फोन पे कि वो घर पे भी नहीं है, कहीं और है, तो शायद आज काम करने का मूड नहीं है, तो आज शायद वो काम की कोई बात करना नहीं चाहते। एलजी साहब को सोचना चाहिए कि जो फाइलों के अंदर 2-2 महीने निकालते हैं, वो 2-2 महीने फाइलों के लिए इसमें फाइलों में तब दिक्कत नहीं आ रही, सारा काम तो रोक के बैठे हुए हैं। हालांकि एलजी के दफ्तर ने कहा कि कपिल मिश्रा और सत्येंद्र जैन बिना अपॉइंटमेंट या जानकारी दिए मिलने आए थे। एलजी ने दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। एलजी ने दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया की हालत की वजह से मनीष सिसोदिया को फैक्स कर फिनलैंड से फौरन दिल्ली आने को कहा था। देश के कई, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड स्थित एयरफोर्स स्टेशन और एयरबेस पर आतंकी हमले के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अलर्ट डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से मिले इनपुट के आधार पर जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी को मल्टी एजेंसी सेंटर और राज्यों को दे दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक खतरा बहुत गंभीर नहीं है, फिर भी एहतियातन एयरफोर्स स्टेशन और एयरबेस के साथ सभी एयरपोर्ट्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नौसेना ने आज अपने अब तक के सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर वॉरशिप मोरमुगाओ को लॉन्च किया। मुंबई के मजगांव डॉकयार्ड पर नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने मोरमुगाओ को समुद्र में उतारा। नौसेना प्रमुख ने दावा किया कि मोरमुगाओ के आने से नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। Stealth features, the weapon package, and this is a state-of-the-art destroyer, among the best in the world. This will add to blue water capability of the Indian Navy and maritime capability of the nation. 65% स्वदेशी तकनीक से बने इस युद्धपोत को स्टेल्थ तकनीक से बनाया गया है। 163 मीटर लंबे और 7300 टन वजनी मोरमुगाओ वॉरशिप 75,000 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है। साथ ही ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस होगा। मोरमुगाओ करीब 2 साल में नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा।